तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आदित्य आर्यन और राजकुमारी का रास्ता रोक लेता है। अब आगे आदित्य का इशारा मिलते ही उसके पीछे खड़े दो लोग आगे आकर अपनी शक्तियां बाहर निकालते हैं। और जैसे ही उनकी शक्तियां बाहर आती है तो आसपास एक बहुत भारी दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से राजकुमारी के भी पैर डगमगाने लगते हैं। और वो आदित्य को देखते हुए बोलती है, आदित्य, अगर तुम्हारे लोगों ने आर्यन को कुछ करने की हिम्मत करी तो याद रखना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पर तो राजकुमारी की बातों का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और उसके आदमी आर्यन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी राजकुमारी कुछ करती कि उससे पहले उनमें से एक आदमी टेलीपोर्ट होकर आर्यन के सामने आ जाता है और अपने हाथ से एक रोशनी की तलवार बनाकर उसे आर्यन पर चला देता है। अभी वो तलवार आर्यन के पास पहुंची ही थी कि तभी आर्यन अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक लाल रोशनी निकलती है, जो कि एक झटके में उस आदमी की रोशनी से बनी तलवार को चकनाचूर कर देती है। इतना सब करने के बाद भी वो लाल रोशनी वहां पर नहीं रुकती, बल्कि वो उस आदमी के हाथ तक फैल जाती है और एक झटके में उसके हाथ को धूल में मिला देती है। ये सब देखकर आदित्य और उसके आदमी दंग खड़े रह जाते हैं। तभी आदित्य बाकी आदमियों की तरफ देखते हुए बोलता है, महान गरुड़ का हमला तैयार करो। और आदित्य के इतना बोलते ही सभी लोग एक फॉर्मेशन में अपने आप को खड़ा कर देते हैं और उन सब के बीचों बीच आदित्य खड़ा होकर अपने हाथों से अजीबो-गरीब सील बनाने लगता है। और जैसे जैसे वो हमला तैयार होने लगता है, वैसे वैसे आसमान में एक बहुत बड़े गरुड़ की परछाई दिखाई देने लगती है, जो कि पूरे आसमान को ढक रही थी। और जैसे ही आदित्य का सील बनाना पूरा होता है, आसमान में एक लाल रंग का बहुत बड़ा गरुड़ दिखाई देने लगता है। फिर आदित्य उस गरुड़ को आर्यन की तरफ छोड़ देता है और इतने ताकतवर गरुड़ को अपनी ओर आता देख एक पल के लिए तो आर्यन का भी गला सूखने लगता है। पर फिर वो अपने हाथों से कुछ सील बनाते हुए बोलता है, पेगासस स्वॉर्ड। और उसके ये बोलते ही एक नीले रंग का बहुत बड़ा पेगासस आर्यन के पीछे आ जाता है, जो कि आदित्य के गरुड़ से भी बड़ा था। फिर वो पेगासस एक तलवार में बदल जाती है। फिर आर्यन उस तलवार को लाल रंग के गरुड़ की तरफ भेज देता है और जैसे ही वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं तो एक पल के लिए तो पूरा आसमान कांपता हुआ महसूस होने लगता है। उन दोनों हमलों के टकराते ही आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढक जाता है और उन हमलों के टकराने की वजह से बहुत सी चिंगारियां निकलकर आसपास में फैलने लगती है। वही राजकुमारी इतने ताकतवर हमलों को देखकर दंग रह जाती है। आसमान में जैसे ही सफ़ेद धुआं हटता है तो सभी को दिखाई देता है कि आर्यन के हमले की वजह से आदित्य के गरुड़ पर धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगते हैं और कुछ ही पल में वो धूल में मिलकर हवा में गायब हो जाता है। और उस गरुड़ के गायब होते ही आदित्य और उसके साथियों के मुंह से खून निकलने लगता है और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी अपनी ज्यादातर ताकत इस हमले को रोकने में बर्बाद कर चुका था, जिसकी वजह से वो भी अपने आप को ज्यादा देर संभल नहीं पाता और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही उसकी बनाई तलवार भी गायब हो जाती है। वही आर्यन को गिरते देख राजकुमारी भागती हुई आर्यन को संभालने आती है। ठीक उसी वक्त आसमान में आर्यन को एक खतरनाक आभा महसूस होती है और बस उस आभा की वजह से ही उसे एक खौफनाक दबाव महसूस होने लगता है। तभी आसमान में एक दरवाज़ा खुलता है जिससे एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और आते ही सबसे पहले उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े आदित्य पर पड़ती है तो वो उसके पास जाता है और वही आदित्य बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पा रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है तो वो किसी तरह अपना मुंह खोलकर उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते।
और वही दूसरी तरफ वो आदमी अपनी आंखों से एक नीली रोशनी निकालता है जो कि सीधा आदित्य की चेतना में चली जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ पल पहले का सब देख पा रहा था। और ये सब देखकर उस आदमी का गुस्सा बढ़ने लगता है और उसकी वजह से आसपास के पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं। अभी वो आदमी कुछ करता कि तभी वहां वाइस चांसलर और राजकुमारी के कुछ गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी अपना गुस्सा शांत कर वाइस चांसलर से माफी मांगता हुआ कहता है, माफ करना, ये हमारी गलती थी कि हमने आदित्य को ठीक से मेहमानों का स्वागत करना नहीं सिखाया। और उस आदमी को माफी मांगते देख वाइस चांसलर भी बिना कुछ बोले आर्यन और राजकुमारी को लेकर वहां से चले जाते हैं। वही वहां से कुछ दूर काले कपड़ों वाली लड़की आर्यन को देखते हुए कहती है, आ रही हूं मैं तेरी मौत बनकर। दूसरी तरफ वाइस चांसलर और सबके जाने के बाद किसी तरफ आदित्य खड़ा होकर चिल्लाते हुए उस आदमी से कहता है, अंकल आपने उस लड़के को जाने कैसे दिया? और आदित्य की बात सुनकर वो आदमी बिना पीछे मुड़े उससे कहता है, राजकुमारी बबीता को भूल जाओ। फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में जाते ही गहरी नींद में सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन भी बीत जाते हैं और कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। जैसे ही कंपटीशन शुरू होने वाला होता है तो पता नहीं कहां से पर एक काले रंग का दरवाज़ा अचानक से ही आर्यन और राजकुमारी के सामने आ जाता है। अभी आर्यन उस दरवाजे को देखकर दंग हो ही रहा होता है कि तभी राजकुमारी उससे कहती है, ये दरवाज़ा हमें कंपटीशन की जगह पर ले जाएगा। और राजकुमारी इस बात को सुनकर आर्यन अपने कदम उस दरवाजे के अंदर बढ़ा लेता है। और दरवाजे के अंदर आते ही वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल उसके पुरानी दुनिया वाले स्टेडियम जैसा लग रहा था। जैसे ही वो अपना कदम मैदान के अंदर रखता है तो अचानक ही उसके कपड़े बदल जाते हैं और वो मैदान के बीचों बीच टेलीपोर्ट हो जाता है। और उस मैदान के बाहर एक अद्रिय कवच लग जाता है। तभी आर्यन को उसके सामने एक लड़का खड़ा दिखता है। अभी वो कुछ करता कि उससे पहले ही एक आवाज गूंज उठती है, तो आइए शुरू करते हैं इस कंपटीशन के पहले मुकाबले को। तो हमारे एक तरफ है स्वराजपुर के मैजिशियंस हॉल से आर्यन और दूसरी तरफ तिहारा शहर से भीम। और होस्ट के ये बोलते ही भीम तेजी से भागते हुए आर्यन की तरफ आने लगता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि स्टेडियम में बैठे लोग तो उसे देख ही नहीं पा रहे थे। तभी वो अचानक से अपने बहुत से क्लोन बना लेता है जो कि दिखने में बिल्कुल उसी के जैसे लग रहे थे। और फिर सब एक साथ आर्यन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और भीम की इस तकनीक को देखकर स्टेडियम में भीम के नाम का शोर मच जाता है। अरे ये तो भीम की वही तकनीक है न जिससे उसने पिछली स्वराजपुर के सबसे अच्छे मैजिशियन को हराया था। स्टेडियम में बैठा एक आदमी दूसरे आदमी से पूछते हुए कहता है, हाँ यार ये वही तकनीक है। पास में खड़ा एक आदमी बोलता है। तो कैसे करेगा आर्यन उस हमले का सामना? क्या आर्यन भीम की रफ्तार को दे पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।